नमस्कार मित्रों, एनआईएमसीजे के इस नए लाइव एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका मुख्य विषय ये है कि चेंजेस और चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ मीडिया। अभी अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि दुनिया आने वाले वक्त में प्री कोविड और पोस्ट कोविड इस तरह से शायद जानी जाएगी, इस तरह से देखी जाएगी। बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई है, हम सबके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। हम सब ने कोविड से पहले जिस तरह से जीते थे उसमें बहुत बदलाव किए हैं। बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं उनकी शायद काम करने के तरीके बदल चुके हैं। तो दुनिया शायद अपसाइड डाउन हो गई है अभी पूरी, और आने वाले वक्त में डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा जोर देगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो अब आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको कंपलसरी डिजिटल पेमेंट ही करना पड़ेगा। तो ऐसी तो कई सारी चीज़ें, कई सारी दिक्कतें और कई सारी नई इनोवेशंस भी हमारे सामने आने वाले हैं। यही सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस बार का ये एपिसोड हमारे एल्यूमनाइज के साथ करने का सोचा है। आज हमारे साथ जो एल्यूमनाइज जुड़े हैं उनका मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं आपको। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगा शायर रावल का। शायर रावल हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है और शायर अभी सीनियर रिपोर्टर है दिव्य भास्कर में। शायर, आपने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यू मीडिया सभी मीडिया में काम करने का अनुभव आपके पास है। तकरीबन हर एक बीट पर आपने काम किया है और मेडिकल रिपोर्टिंग ये आपकी सबसे ज़्यादा रुचि का विषय रहा है। पिछले 10 सालों में आपने कई सारी आई ओपनिंग स्टोरीज ब्रेक की है। हाँ जी, मैं कहूँगा ब्रेक की है, क्योंकि उस विषय पर कोई काम कर नहीं रहा था और शायर ने न सिर्फ उस विषय को ढूंढा, लेकिन उस विषय की तह तक जाकर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर आपने उस स्टोरी को और उस घटना को ब्रेक किया है। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बताऊं कि अभी अभी मीडिया में बहुत सारे मीडिया में, नेशनल मीडिया से लेकर गुजरात के हर एक मीडिया में दमन 1 की स्टोरी है वो चल रही है। सिविल हॉस्पिटल में दमन 1 की स्टोरी जो चल रही है, दमन 1 के ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेटिव करके उसको ब्रेक करने वाले शायर सबसे पहले रिपोर्टर थे। और न सिर्फ गुजरात के हर एक मीडिया ने, लेकिन नेशनल मीडिया में भी क्रेडिट के साथ इस स्टोरी को चलाया गया है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के आपने एजुकेशन, सिविल हॉस्पिटल्स, रेलवे, मेडिकल, पुलिस, हर एक डिपार्टमेंट की पोल खोलने का काम आपने किया है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आपका बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे हमारे फर्स्ट बैच एल्यूमनाई शायर रावल का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। हमारे दूसरे मित्र उर्विन हमारे साथ जुड़े हैं। टेक्निकल क्षतियों की वजह से थोड़े शायद कैमरा उनका ऑफ है, लेकिन उर्विन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्विन व्यास हमारे बैच 3 के स्टूडेंट है और उर्विन अभी मुंबई में सीएनबीसी बाजार के सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उर्विन 2012 में आपने टीवी 9 से अपनी करियर की शुरुआत की और मुंबई जाने से पहले थोड़े वक्त के लिए आपने संदेश न्यूज़ के साथ भी काम किया है। 2013 में सीएनबीसी में आपने ज्वाइन किया, तब आप शुरुआत में आउटपुट डिपार्टमेंट से आपने अपना काम शुरू किया था और आपका सपना था कि आप कोई शो प्रोड्यूस करें। आज न सिर्फ वो सपना साकार हुआ है, आप शो प्रोड्यूसर तो है ही है, लेकिन आप शेयर मार्केट, बुलेटिन, डिबेट, स्पेशल फीचर, हर तरह के शो प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे हमारे बैच 3 के एल्यूमनाई उर्विन का भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। और हमारे तीसरे एल्यूमनाई हमारे साथ जो जुड़े हैं वो बहुत फेमस चेहरा है। बाकी के हमारे दोनों एल्यूमनाई पर्दे के पीछे से काम करते हैं और चित्रा ऑन स्क्रीन काम करते हैं। चित्रा पटेल हमारे बैच 6 की विद्यार्थिनी रही है। आपने 2015 से अपनी करियर की शुरुआत की और टीवी 9 के प्राइम टाइम एंकर तक पहुंचने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। आप बहुत जल्दी प्राइम टाइम शो के एंकर बन गए थे। आपने मुख्यतः पॉलिटिकल बीट संभाले हैं और 2017 के गुजरात इलेक्शन और 2019 के जनरल इलेक्शन भी आपने मुख्यतः कवर किए हैं। आपने वोट यात्रा 2017 और रिपोर्टर मतवाली जैसे ट्रैवलिंग शोज भी हैंडल किए हैं, जो ऑन बाइक आपने जाकर हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर आपने शोज हैंडल किए हैं। और पुलवामा अटैक के बाद आपने सीआरपीएफ वीमेन बटालियन के साथ जुड़कर एक स्पेशल शो भी किया है। तो ऐसे चित्रा पटेल का भी यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। एल्यूमनाइज के साथ जुड़कर बात करने का एक अलग मज़ा होता है, एक अलग अंदाज होता है, और स्पेशली जब एल्यूमनाई यहाँ आकर हमारे
एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के साथ जब बात करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी शायद एक अलग बॉन्डिंग होता है, अलग बात करने का मजा होता है। फील्ड एक्सपर्ट बहुत सारे आते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये कुछ अपनापन यहाँ पर महसूस होता है, और वो अपनापन के साथ जब बात होती है तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हो पाती है। तो सबसे पहले मैं शायर के पास आऊँगा और शायर आपसे पूछना चाहूँगा कि कोविड जो परिस्थिति पिछले 3 महीने से, तो हम भारत में भी लगातार कोविड के सामने लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। मीडिया में क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आई है और आप किस तरह से ये सारी चीज़ों को देखते हैं? सर, पहले तो आपका खूब खूब धन्यवाद कि आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया। और पहले काशीकर सर के साथ बात हुआ, फिर आपका चेहरा हमें ऑन स्क्रीन दिख रहा है, तो हमको ये क्लासरूम जैसे दिख रहा है कि हाँ, क्लासरूम में बैठे सब अलग-अलग लोग भी हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आपने जो पूछा कि कोविड की जो स्थिति है, तो उसके अंदर चैलेंजेस। अब चैलेंजेस के अंदर एक हर भारत के हर नागरिक के सामने ये चैलेंजेस है, दुनिया के हर व्यक्ति के सामने ये चैलेंज है। पर खास करके पत्रकार फील्ड के अंदर हम जो चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, उसमें से जो बात करेंगे तो जो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग, जो फील्ड पे रिपोर्टिंग जो करते थे, उसके अंदर कुछ लिमिटेशन आ गई है कि हमको फील्ड में जाना है पर जा नहीं सकते, क्योंकि एक सेफ्टी का पर्पस एक आ रहा है। खुद की भी सेफ्टी, फैमिली की भी सेफ्टी देखना है। क्योंकि ये डिसीज़ ये ऐसा है, ये वायरस की किसी को इसकी गंभीरता ही नहीं थी कि ये डिसीज़ किस प्रकार से कर रहा है। बिल्कुल जिसको गुजराती में बोलेंगे साझा साझा आदमी है, वो बिल्कुल दूसरे दिन बीमार पड़ जाएगा और तीसरे दिन वेंटिलेटर पे चला जाएगा और चौथे दिन कि उसकी सीधी मृत्यु की खबर आएगी। तो ये ओहो! इस प्रकार का ये है रोग, हाँ, जिसके अंदर हम कोई भी उसका गंभीरता से लेना पड़ेगा उसको। हम उसको बिल्कुल दरगुज़र नहीं कर सकते। तो बस उसी प्रकार से हमारे जो पत्रकारिता में चैलेंजेस है, हम मैं आपको बात करूँगा कि एक हमारा ही एक कलीग दिव्य भास्कर का जो था, 4 दिन पहले उसका वो एक्सपायर हुए। उनको हुँ, हुँ, एसिम्प्टोमेटिक तो थे, यानी उनको डायबिटीज़ से प्रॉब्लम था और हाँ, हाँ, फिर एडमिट हुए, साँस लेने में तकलीफ़ हुई और बाद हुँ, में उनका डेथ भी हुआ। तो ओहो! ये पत्रकारिता के अंदर जो गुजरात के अंदर हम कह सकें तो पहला डेथ ऐसा हो चुका है। एंड हाँ, जबकि हम तो पहले दिन से जब फर्स्ट टाइम जो जनता कर्फ्यू जब लगा था, हुँ, हुँ, उसी दिन से हमको हमारी ऑफिस ने तो बता दिया कि आपको घर से काम कर सकेंगे या और हमको पूरा बोलेंगे कि छूट दिया कि आप हाँ, घर से काम करिए। हाँ, तो हमने तब से शुरू किया, तो जो रोज रोज मिलना वो कम हो गया उसके हिसाब से। तो भी हम कह सकते हैं कि एक बंदा, एक मीडिया का बंदा जो है, वो इस कोविड के कारण हाँ, जो गंभीर है। बस हाँ, ये एक बात है। फिर ये पत्रकारिता के अंदर जो हम फील्ड में जो नहीं जा पा रहे हैं, तो हम जो तो 2 जने मिले, तो वहाँ से हमको सोर्स में से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे तो आप बहुत फ़ोन्स करने हैं और कुछ न्यूज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो भी ठिकाना नहीं है और रिलायबल और फ़ोन के ऊपर लोग बात नहीं करते हैं, बराबर? तो ये सब चैलेंजेस है एक सही रिपोर्टर के बात है, लिए। जी। बहुत सही बात है। चित्रा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। चित्रा का वीडियो शायद यहाँ पर ऑफ हो चुका है। चित्रा, एक बार आप फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। चित्रा और उर्विन उर्विन भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ टेक्निकल इश्यू है, शायद नेट कनेक्टिविटी के इश्यू है। अच्छा, शायद जब तक ये लोग जुड़ते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतने दिनों में प्री कोविड और पोस्ट कोविड परिस्थितियाँ तो बहुत कुछ बदली है। आज आप किस तरह से काम कर रहे हैं? आप फील्ड में जाते हैं, क्योंकि आपका तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, जैसे ये दमन वन की स्टोरी आपने की है। तो हुँ। आप किस तरह से काम करते हैं? आप फील्ड में जाकर काम करते हैं या अभी घर पर बैठकर ही काम करते हैं? किस तरह से आपका काम का पैटर्न है? हम कहने की खातिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हम फील्ड में नहीं जाते हैं। हम हुँ, वर्क फ्रॉम होम, जो एक वर्ड सबने एक वो क्या एक इजाद किया है। हाँ, तो ये वर्क फ्रॉम होम, पर ऐसी बात नहीं है। हम मैं मेरी बात करूँ तो जब 22 तारीख से जो लॉकडाउन हुआ, 22 मार्च से, उसके बाद एक दिन या उसके दूसरे दिन अल्टरनेट डे फील्ड में तो जाना रहता है। पर वर्क फ्रॉम होम किसको बोलते हैं कि हम फील्ड में जाते हैं
पर घर पे आके लिखते हैं, सिर्फ ऑफिस नहीं जाते हैं। हाँ बराबर, यानी वर्क फ्रॉम होम, यानी वो तो फील्ड में जाएंगे तो ही न्यूज मिलना है, यानी ऑफिस नहीं मिलना जा रहे हैं, उसको हम वर्क फ्रॉम होम कह रहे हैं। है। हाँ ऑफिस में पैर हाँ नहीं रख रहे हैं सिर्फ। हाँ, ऑफिस में पैर नहीं रख रहे हैं। हाँ, ऑफिस में पैर रखे बगैर आप काम कर रहे हैं तो उसको हाँ, वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम कहते है। हैं। हाँ अच्छा, तो फील्ड में जाते वक्त आपको कभी ये महसूस होता है कि या घर से प्रेशर आता है कि आप क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, ये ऐसा काम नहीं है कि सिर्फ आप एक जगह पर बैठकर काम करेंगे, आपको हर एक जगह घूमना पड़ेगा। और स्पेशली जब आप दमन वन जैसी स्टोरी ब्रेक करने जाएंगे तो आपको सिविल अस्पताल में भी पैर रखना पड़ेगा, जो कोविड कंटेनमेंट एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा पेशेंट होंगे। तो किस तरह से आप ये सारी चीज़ों को देखते हैं? क्या घर से मनाही होती है कि आपको दिल में डर लगता है कि अंदर जाएंगे क्या होगा? या नहीं, कभी ये होता है कि इन्फेक्शन लेकर मैं घर पे आ जाऊंगा और घर के किसी मेंबर को दिक्कत हो जाएगी? क्या लगता है आपको? वो तो 100% लगता है, पर पहले जब ऐसे बता देते, यानी नॉर्मली सभी लोग पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो हम हम्म। बताएं कि सिविल जा रहे हो, जो सिविल का नाम सुनते ही सबकी आंखें ऐसे चौड़ी हो जाती है कि हाँ, सिविल, सिविल में શું काम है। हाँ तो उनको पता नहीं कि सिविल में ही काम है। अभी स्टोरियाँ जो है वो सिविल से ही निकलने वाली है, हाँ। क्योंकि अभी सबका न्यूज का केंद्र भी कोई ना कोई अस्पताल रहा है। बराबर, सही बात। तो उसके अलावा हम कहीं और नहीं जा सकते, और हमको वहां जाना पड़ेगा तो ही हमको न्यूज मिलेगा, नहीं तो हाँ फोन के ऊपर न्यूज मिलने वाला नहीं है। तो इस हाँ प्रकार जो दमन जैसी स्टोरी है उसको ब्रेक हाँ। करना, तो हमको उसके लिए फील्डिंग करना पड़ता है। सही फील्डिंग बात है। करना पड़ता है, 4 लोगों को मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि यार ये इतना डेथ रेशियो क्यों हो रहा है। बराबर, हाँ। तो डेथ रेशियो क्यों हो रहा है, तो उसके पर से हमको पता चलेगा कि उसके कारण अलग अलग हैं। तो हम्म। इसका मेन कारण ये है। तो जब ये दमन वाली जो स्टोरी की, तो उसके लिए मैंने 3 दिन तो सिविल के चक्कर मारे थे, अलग अलग हम्म। से मिलना, क्योंकि किसी को डायरेक्ट नहीं पूछ सकते और डायरेक्ट कोई बताएगा भी नहीं। हाँ तो हम उनके पास से उनके दिल के अंदर क्या बात है वो जानने के लिए हमको उनसे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड बात करनी पड़ती है। और हाँ। पत्रकारों की तो एक स्थान जो बोलेंगे, वो एक है, पान का गल्ला है या चाय की किटली है, वो जो स्थान है, पर अभी वो स्थान भी नहीं रहे कि जहाँ जाके हम चर्चा कर सकते हैं। इसलिए किसी ना किसी जगह पे अ, अ, लोगों को हमको खुद को वो स्थान बनाना पड़ रहा है अभी। बनाना पड़ रहा है, सही बात है। हम्म, अच्छा, उर्विन हमारे साथ जुड़े हैं। उर्विन के वीडियो में कुछ इश्यू है, लेकिन उर्विन ऑडियो से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम ऑडियो से उर्विन के साथ संवाद करते हैं। उर्विन, मूलतः तो आपके साथ जब ये संवाद हुआ था और काशीकर सर के साथ जब आप बात कर रहे थे, तब से ये विषय आपके दिमाग में था कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड। तो हम आपका चेहरा नहीं देख पा रहे, लेकिन हाँ, हम आवाज आपकी सुन पा रहे हैं। तो आप बताइए, आपने क्या क्या चैलेंजेस देखे, स्पेशली आप जब मुंबई में है। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं है तो वो मुंबई में है। और वो मुंबई में आप डेली ऑफिस जाकर किस तरह शो प्रोड्यूस करते हैं, या वहाँ का वर्क पैटर्न क्या है, किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? ये टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो चीज़ें हैं, चैलेंजेस और चेंजेस। तो मैं पहले हम्म। चैलेंजेस की बात करूंगा, ताकि आपको, अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो वो आपको सॉल्व होती समझ भी में है। आए। तो यस। चैलेंजेस को लेके फर्स्ट चीज़ ये थी कि कोरोना वायरस मीडिया के लिए एक ऐसी चीज़ आई है कि बहुत बड़ी क्राइसिस है। आप गिन हम्म। सकते हैं कि इमरजेंसी के बाद की सबसे बड़ी क्राइसिस मीडिया के लिए कोरोना वायरस रहेगी। सही बात है। फिर सबसे बड़ी मुंबई में ये चीज़ थी कि वर्ली में हमारी ऑफिस है, और वर्ली एक हॉटस्पॉट एरिया सबसे पहले फर्स्ट लॉकडाउन से था। तो हम्म। उसके बाद हम कैसे काम पे लोगों को बुला सकते हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं, वो बड़ी सबसे बड़ी चैलेंज थी। हम्म। गवर्नमेंट के हिसाब से 33% स्टाफ अलाउड था। तो हमने हम्म। उस हिसाब से कंपनी ने डिसाइड किया कि 33% ही हम फॉलो करेंगे गाइडलाइंस, और उस हम्म। हिसाब से जितना भी हो सके लोगों को वर्क फ्रॉम होम देंगे। यस। और जो लोग फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, यानी जिसका ऑफिस पे आना ज़रूरी ही है, वो घर से काम नहीं कर सकते, उनको ऑफिस पे बुलाते हैं। हम्म। और जैसे कि पीसीआर का क्रू है या हम्म। प्रोड्यूसर्स है, हम्म। उस हिसाब से हमने फिर टीम को डिवाइड किया। और उसके हिसाब से, अगर जैसे कि एग्जांपल ये कि 5 लोग हैं जो प्रोड्यूसर है और 5 एंकर्स है, तो 5 में से एंकर में से एक ही बंदा ऑफिस पे आएगा, ताकि बैकअप के तौर पे रहे, किसी का फीड ब्लैक हो या ऐसा कुछ। ट्रू। और प्रोड्यूसर में भी 2 ही लोग, ताकि 3 लोग घर से आपको पुशअप करते रहे, शोज बनाते करते रहे, रहें। उस हाँ। हिसाब से।
फिर कोऑर्डिनेशन मेन रहेगा चैलेंज इसके लिए, क्योंकि पहले क्या होता था लॉकडाउन से पहले कि सब लोग एक ही जगह पे बैठते थे न्यूज रूम में, तो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल रहता था। हाँ। लेकिन इसमें हर बंदा हर अलग अलग जगह पे बैठा है। इवन न्यूज रूम में भी हम लोग हैं तो अलग अलग जगह पे न्यूज रूम में बैठे हुए हैं, तो कैसे उसको हम लोग टैकल कर पाए वो मेन था, और कोऑर्डिनेशन बना रहे वो मेन था। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज वो जरूरी था, और हमने उसका यूज किया, और उसके हिसाब से हमने वो आगे की कार्यवाही की। चेंजेस के हिसाब से फर्स्ट चेंजेस तो यही रहेगा कि एक कोई भी एक चैलेंज के साथ काफी सारी चैलेंजेस आती है, वो बाय डिफॉल्ट है किसी भी एक चेंज के लिए। ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन से पहले भी हमें कोई चेंज करना पड़ा, करना था, लेकिन वो लॉकडाउन के बाद ही हुआ। सो लॉकडाउन एक एक वरदान के तरीके से भी काम में आया है लोगों के, मीडिया के, कि कैसे उसको आगे बढ़ाए और कैसे उसको कर सके। सबसे बड़ा चेंज यही था कि एंकर को हमने घर पे बिठाया। जो टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत थी वो घर पे तो हम टेलीप्रॉम्प्टर प्रोवाइड नहीं कर पाए, लेकिन एंकर को सुबह 8 से लेकर शाम को 4 बजे तक कंटिन्यूस विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर एंकरिंग करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? हाँ। और हमारी शेयर मार्केट की चैनल है, तो घर पे हमें शेयर मार्केट का डिटेल्स भी मतलब कंटिन्यूस शेयर मार्केट का भाव वगैरह वो सब चाहिए रहेगा। तो उसके लिए घर से इंटरनेट भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, सबके घर पे वो करवाया। फिर उसको वहाँ पे एक जो रनडाउन का फॉर्मेट रहता है शो का, वो एक एक्सेसिबल दिया हमारे आईटी के लोगों ने, वो बहुत अच्छा था, वीपीएन के थ्रू दिया है। और उसी हिसाब से वो लोग घर पे बैठ के एक हमारा एक लाइव ऐप भी दिया है। आप जूम से भी जोड़ सकते हो और स्काइप से भी जोड़ सकते हो, लेकिन हमारा खुद का एक लाइव ऐप है जो अच्छे से आपको वो क्वालिटी देगा, और उसके हिसाब से आपको 2 अलग अलग चीजें देगी, क्योंकि आपको सुनना भी है। तो आपको जो आउटपुट जा रहा है वो सुनने के लिए आपको एक अलग लाइन से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। और आपको सामने एक स्क्रीन दिखेगा जिसके थ्रू आपका वीडियो भी वहां पे जाएगा और ऑडियो। तो उस हिसाब से हमारा टेक्निकल चेंजेस रहा है। सबसे बड़ा चेंजेस लेकिन एंकर के लिए ये भी था कि एंकर को ठीक है घर से कर सकते हैं एंकरिंग, प्रोड्यूसर को तो ऑफिस आना ही पड़ेगा। और प्रोड्यूसर को शो बनाना घर से कभी सोचा नहीं होगा किसी प्रोड्यूसर ने। हाँ, फील्ड में ऐसा पहले हुआ है कि रिपोर्टर या प्रोड्यूसर अगर कोई इवेंट कवर करने गए हैं तो वहाँ से स्टोरी फाइल किया है, तो वहाँ पे लोग कई बार ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, और वो लोग प्रोसेस में है। इवन वेस्टर्न मीडिया में भी ये प्रोसेस में था। इंडिया में भी कई चैनल ऐसा यूज करती है कि प्रोड्यूसर भी फील्ड पे जाए और वो उसको वहाँ से एडिट करके पूरा शो बना सकते हैं। हाँ, तो वो एक चैलेंज था। तो प्रोड्यूसर ने घर से हम लोग हमारे अभी तक कम से कम 8 से 10 प्रोड्यूसर है, उसमें से सिर्फ 2 लोग ही ऑफिस जाते हैं, बाकी सब घर से काम करते हैं। अच्छा। और वो घर से पूरा शो बनाते हैं, इवन कोऑर्डिनेशन भी करते हैं फोन पे। इवन शो जब रोल होता है तब भी वो फोन से जुड़े होते हैं और कंटिन्यूस वो लोग देखते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं, शो कैसे जा रहा है। तो वो एक बड़ा मेजर चेंज रहा है। कंटेंट के हिसाब से भी काफी चेंजेस आए। और कंटेंट ऐसा चूज करना था कि अगर आप जैसे कोई भी एक खबर आती है तो उसको बेसिकली आपको देखना है कि उसमें पॉजिटिव स्टोरी क्या है, क्योंकि इतना सारा न्यूज आ रहा है लोगों के मन में वो भी था कि नेगेटिव है। कई सारे डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं, कई सारे डॉक्टर्स आजकल सलाह दे रहे हैं लोगों को कि आप न्यूज मत देखो। हाँ। तो उसके कारण ये भी होता है कि लोग पूरा टाइम न्यूज देखते रहते हैं, तो कंटिन्यूस उसके दिमाग में एक नेगेटिव डर बन जाता है कोरोना वायरस के रिलेटेड। लेकिन ऐसा नहीं करना था, एक होप जगानी थी। इवन हमारी चैनल एक्चुअली बिजनेस चैनल है और हम लोग मोस्टली बिजनेस रिलेटेड न्यूज ही चलाते हैं। तो उसमें भी एक इकोनॉमी का रिलेटेड एक बड़ा अभी चैलेंज आ रहा है हमारे सामने, और उसके रिलेटेड भी हम लोग पूरे दिन शोज करते रहते हैं ताकि वो चलता रहे। बहुत बढ़िया। मैं चित्रा के पास भी आना चाहूँगा। जैसे उर्विन ने कहा कि प्रोड्यूसर्स तो ऑफिस जाते थे और काम करते थे, लेकिन घर पे बैठकर एंकरिंग करना, अब ये सोचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक वक्त पर मैंने भी दूरदर्शन में न्यूज रीडिंग किया है, एंकरिंग किया है, और जब आपके सामने टीपी ना हो और विदाउट टीपी आपको बोलना हो,
वो बहुत मुश्किल चीज होती है, स्पेशली जब आप लाइव होते हो, पूरे गुजरात के या पूरे दुनिया के लोग आपको देख रहे होते हैं। तो चित्रा, एज एन एंकर आपने इन 2-3 महीनों में जो काम किया है, क्योंकि टीवी9 ऑफिस में लास्ट टाइम हमने जो लाइव किया था जयेश पारकर, वो खुद एक कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, दूसरे भी टीवी9 के 2-3 मित्र हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद टीवी स्टूडियो में क्या दहशत थी आपके सामने, और क्या चैलेंजेस आपके सामने आई, किस तरह से आपने घर पर बैठकर ये एंकरिंग वगैरह किया? सर आपने एकदम सही बात बोली, और हेलो टू एवरीवन। मैंने शायर भाई को भी सुना और उर्विन भाई को भी। जब ये दो डिपार्टमेंट यानी कि रिपोर्टर काम करते हैं, उसके बाद प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, तब जाकर एंकर जो होता है वो सब जो न्यूज होता है वो सब ऑडियंस को दे पाती है। तो पहले तो ये दो जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही मजबूत होने चाहिए, और इस लॉकडाउन में ये दो डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। जहां तक मेरी बात है, मैंने घर से बुलेटिन्स किए हैं। पहले सुनने में लगा कि कैसे होगा, 20 दिन मैंने घर से बुलेटिन किए हैं। जैसे आपने बोला कि मेरे कोलीग थे जयेश पारकर, उनको भी पॉजिटिव आ गया था उन दिनों। 24 मार्च से लेकर सिंस मीडिया इज एन एसेंशियल सर्विसेज, तो हम लोग जा रहे थे रोज, 1 महीना 1.5 महीना किया। लेकिन जब जयेश भाई जो हमारे कोलीग थे उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो थोड़ा डर तो लगा कि अब स्टूडियो तक ये पूरा कोविड-19 का जो दहशत है वो पहुंच गया है, तो अब उसमें हम कैसे सर्वाइव करेंगे। पहला जो मंथ था बहुत ही हेक्टिक, और बोल सकते हैं कि मेंटली बहुत चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि हमको खुद स्ट्रांग रहना था। और पूरा दिन कोविड-19 कोरोना ऐसे जो शब्द होते हैं वो हजारों बार हम लोग बोलते हैं एज एन एंकर, क्योंकि बार बार आपको बुलेटिन्स देने पड़ते हैं। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो भी इतनी सारी खबरें लाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही खबर होती है कोविड की, वो हमको लोगों को पहुंचानी होती है। तो ऑडियंस को जितना हेडेक लगता होगा, उससे डबल स्ट्रेस में हम लोग होते हैं, क्योंकि बार बार कोविड बोलना पड़ता है, बार बार इतनों की मौत हुई, पूरा दिन नेगेटिव न्यूज। तो वो काफी चैलेंजिंग रहा। लेकिन जैसे आपने कहा कि फिर टीवी9 में भी कुछ केसेस आए, उसके बाद आई शिफ्टेड टू माय होम। घर पे इट वाज लाइक अ टीम वर्क। पहले सोचा कि कैसे होगा, लेकिन सेटअप लगाया, फिर कैमरा सामने रख दिया। और जैसे आपने बोला कि टीपी के बिना कैसे हो सकता है, तो जैसे उर्विन भाई ने आगे बोला कि एक सॉफ्टवेयर हमको दे देते हैं, उसमें से हम हो सके उतने ब्रेकिंग खुद ले सकते हैं। लेकिन जहां तक टीम की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो ईपी में हमको कॉन्स्टेंटली पैनल प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बहुत टाइम से बहुत एक्टिवली हमको ये सब ब्रेकिंग बोल देते हैं कि अभी आगे ये मैटर आने वाली है। तो फिर काम रहता है हमारा कि इतने अच्छे से हमको डिलीवर करना होता है, ताकि पब्लिक को ऐसा ना लगे कि ये अनप्रिपेयर्ड होकर कुछ बोल रहे हैं। तो यही हमारी चैलेंज रही थी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हुई, ऐसी बहुत सारी खबरें आती है कि जहां पर हमको कुछ भी टाइम नहीं मिलता। अगर आई एम डिलीवरिंग समथिंग राइट नाउ, तो मुझे फिर बैक में से आवाज आती है कि अभी नेक्स्ट ब्रेकिंग ये है, उस पे आपको ये लेना है। तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, सिर्फ कुछ सेकंड्स में हमको ये ब्रेकिंग ले लेना पड़ता है बिना कोई टीपी। और क्योंकि इतने साल हो गए हैं, तो टीपी के बिना बहुत अच्छे से हो पाता है मुझसे। बहुत सारे जो एंकर्स हैं उन्होंने भी घर से बहुत अच्छे से ट्राई किया है, और नॉट ओनली गुजराती मीडिया, नेशनल से भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स है जो अभी भी घर से कर रही है। तो इट वाज चैलेंजिंग, बट एक नया जो चैलेंज ये रहा कि हम चित्रा का कनेक्शन शायद छूट गया है, इंटरनेट। तो ये चैलेंजेस तो हमारे सबके सामने है, जैसे अभी हम लाइव कर रहे हैं और लाइव के बीच में यस चित्रा, बीच में कनेक्शन छूट गया था। यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो लाइव में भी हम अभी अभी स्टूडियो से वापस जाना शुरू कर दिया है। तो अभी थोड़ा कोविड के सामने वेल प्रिपेयर्ड हो गए हैं सब, और इसमें भी हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। सो थोड़ा चैलेंजिंग रहा, लेकिन इट वाज वेरी गुड, लर्निंग एज अ लर्निंग, इट वाज वेरी गुड। वेरी नाइस। मैं हमारे साथ काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हैं, तो विद्यार्थियों के लिए ये मंच ओपन करता हूँ। और विद्यार्थियों के मन में क्या सवाल है, करियर के बारे में भी आप पूछ सकते हैं क्योंकि ये एलुमनाई है, और कोविड के बारे में आपके सवाल है, या मीडिया की कार्य प्रणाली, कार्यशैली, उसके सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू स्टूडेंट्स, कौन पूछना चाहेगा सबसे पहला सवाल? ओके, विद्यार्थी जब तक सवाल निकालते हैं तब तक मैं एक सवाल लेकर आता हूँ।
कभी ये हालत हुई स्पेशली फील्ड रिपोर्टिंग या स्टूडियो में जब आते जाते हैं तब? मैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा घर से नहीं निकला हूँ, एसेंशियल चीज़ों को लेने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम हमारा तो ऑफिशियल वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, एनएमसीजे हमें बहुत अच्छा फैसिलिटी देता है, तो हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो फिर भी हफ्ते 10 दिन पहले एक बार गले में खराश हुई और दिमाग में यही सवाल आता था कि क्या मैं सब्जी तरकारी लेने के लिए निकला था उसमें कहीं मुझे कोरोना लग गया होगा, या फिर मैं कोई किराने की दुकान पर गया होऊंगा और वहां से लग गया होगा। सिर्फ गले में खराश होने की वजह से भी दिमाग में ये ख्याल आता है, और आधा दिन हम यही सोचते रहते हैं कि क्या सच में मुझे कोरोना है, और हम कुछ ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब ब्रीदिंग नॉर्मल है कि नहीं, हम हर मिनट पर चेक करते हैं ब्रीदिंग नॉर्मल है कि नहीं। क्या आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ? क्या कभी ऐसा फील होता है? आई अग्री टू दिस, क्योंकि हम इतने बुलेटिन करते रहते हैं, तो एक बुलेटिन के बाद पहले तो जाकर पहले अपने हैंड वॉश करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, सैनिटाइजर की बोतल लेकर जाते हैं, ईपी या फिर माइक जो हम पहनते हैं उसको भी सैनिटाइज करते हैं, जहां पर बैठते हैं लैपटॉप को भी सैनिटाइज करते, स्प्रे करके, फिर जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है उसको भी सैनिटाइज करते। ये शुरुआती दिनों में बहुत हेडेक लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, इतना कौन सोचेगा भाई स्टूडियो से जाने के लिए, स्टूडियो में जाने के लिए। पर चूंकि अब ये एक हैबिट बन गई है, ये जरूरी भी है। अब इतने सारे बुलेटिन दे दिए, उसके बाद जब गले में खराश होती है तब बहुत ही टेंशन होती है कि भाई अब कैसा होगा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और इस बीच में मैंने अपना टेस्ट भी करवाया था कि कुछ अगर गलत ना हो ऐसा, तो ये हेडेक रहता है। और जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता कोरोना का, मुझे याद है 2 दिन मेरे इतने टेंशन में गए थे कि अब क्या होगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा। पर लकीली टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे बहुत कॉन्शियस हो रहा है कि अभी अगर वीकनेस आ रही है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट वेल, तो जल्दी से वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स की कुछ मेडिसिन लेकर हम ठीक हो जाए। શાયર બસ ચિત્રાએ જે વાત કરી એમાં એટલે એટલે मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। यानी रूटीन जो घूमते हैं तो पॉल्यूशन से भी जो गले में खाराश रहनी है वो सब वो रूटीन हो गया है अब, यानी बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है। पर इन चित्रा ने जो बात बताई ना, जो टेंशन वाली बात, हमारे रिपोर्टिंग के दौरान जो हमारे सामने जो केसेस आते हैं, 2 दिन पहले ही एक बंदे का फ़ोन आया कि उसके फादर को कोरोना सिम्टम्स है और उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो उनको 18th को एडमिट किया था, पर अभी तक कॉरपोरेशन, क्योंकि अभी सिस्टम ऐसा हो गया है कि कॉरपोरेशन जिसको परमिशन देती है उसका ही टेस्ट होगा, वैसी एक प्रोसीजर बनाई है। तो उसने 18th को वो एडमिट हुआ था और 18th को ही उसने परमिशन के लिए उसने मेल कर दिया। अब 25 तारीख तक उसका कोई आंसर ही नहीं आया कि हम टेस्ट करने आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। बाद में उसका फोन आया मेरे पे कि ये ऐसी समस्या है। तो मुझे पता है किस जगह क्या करना है, फोन करना है। तो मैंने फोन किया, सिर्फ 3 मिनट के अंदर परमिशन मिल गया, सिर्फ 3 मिनट के अंदर। अच्छा। अब परमिशन तो मिला, परमिशन के बाद उसके सैंपल ले लिए गए और उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया। तो वो बंदा वो बोलता है कि मेरे 6 दिन ऐसे गए हैं कि जैसे कि मैं मौत के द्वार पे खड़ा हूँ और मुझे यमराज लेने आएगा। ये उसके ही शब्द है, यमराज मुझे पकड़ के कब ऊपर ले जाएगा। पर ये जब तक रिपोर्ट नहीं आया था, अब रिपोर्ट आ गया था। अब मैं सेटिस्फाई हूँ। अब मुझे जो सिम्टम्स जो लग रहे थे ना, वो भी मुझे ऐसे लग रहे हैं अब तो मैं ऑलरेडी, यानी रिपोर्ट से ही, यानी कोई ट्रीटमेंट बगैर ही मुझे लग रहा है कि मैं तो ठीक हो गया हूँ। यानी रिपोर्ट का इतना असर पड़ रहा है। वाह वाह। यस, उर्विन हमारे साथ ऑडियो वीडियो दोनों तरह से जुड़ गए हैं। टेक्नोलॉजी का तोड़ उन्होंने भी निकाल लिया है चैलेंजेस के बीच में। एक डिवाइस से ऑडियो और एक डिवाइस से वीडियो, ऐसा करके उन्होंने टेक्नोलॉजी से तोड़ निकाल लिया है। यस उर्विन, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, तो करना अच्छा। पड़ा यार। और हमारे ऑफिस के प्रोटोकॉल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। सो अभी तक उन्होंने जो रूल्स दिए है उस हिसाब से हम लोगों को एक दूसरे से बात नहीं करनी है, मास्क कंटिन्यूस पहनना है, ग्लव्स कंटिन्यूस पहनना है, उसके साथ ही काम करना है। और इंडिविजुअल सेफ्टी के लिए हम लोग मैं खुद भी अपने हिसाब से मास्क लगा के ही काम करता हूँ। ग्लव्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मास्क लगाना ज़रूरी, क्योंकि
साथ में अगर हम लोग जब काम करते रहते हैं तब पता नहीं चलता कितना काम बढ़ गया है, और हाँ। कोऑर्डिनेशन के टाइम पता भी नहीं चलता किससे बात करनी होती है, किस कहाँ जाना होता है, क्या टच करना होता है, वो याद नहीं रहता है। तो उसके कारण कभी कभी इश्यू हो जाता है। और फिर ऐसा होता है कि हम लोग ने वो पहना होता तो अच्छा होता है। अच्छा, हम लोग खुद की पहले सेफ्टी देखें, और हम खुद की सेफ्टी रखेंगे तो साथ वालों की भी सेफ्टी रहेगी और काम कंटिन्यूस रहेगा। बहुत और बढ़िया। इंडिविजुअली हमारा टीम भी डिवाइडेड है। एक टीम, एक वीक हम लोग, अभी मैं घर से काम कर रहा हूँ, लास्ट वीक में ऑफिस से था, नेक्स्ट वीक मुझे वापस ऑफिस जाना है। तो एक वीक ऑफिस जाते हैं हम लोग, एक वीक घर पे होते हैं, ताकि वो आइसोलेशन का पीरियड रहे और उस हिसाब से दूसरे लोगों को भी हो जाए। अच्छा, मैं आप तीनों से, विद्यार्थियों की ओर से एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले का मीडिया अलग था और धीरे 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 उसमें बदलाव हुए। शायर ने 10 साल पहले जब एनआईएम से जैसे पढ़ाई की, तब शायद डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था जितना आज है। आज शायद हर एक न्यूज़पेपर है वो अपना खुद का वेब पोर्टल चला रहे हैं, पोर्टल पर बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, बहुत सारा काम रहता है। पैरेलल अब टेलीविज़न मीडिया भी है, वो डिजिटल के साथ मर्ज हो चुका है ऑलमोस्ट, और वहाँ भी पैरेलल एक्टिविटीज़ होती है। कोविड के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई है, और आने वाले दिनों में इस चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर उनको ध्यान देकर आने वाले 1 या 2 साल में अपने आप को रेडी करना चाहिए, ताकि वो मीडिया में जब पैर रखें तब वो फुल प्रूफ अपनी स्किल्स के साथ काम कर सकें। यस, आप में से कोई भी जवाब देना चाहे। सर मैं जब आपने बताया कि जब 2010 के अंदर हमने जब एनआईएम से ये पास आउट किए, तब हमारे पास जो ऑप्शन थे वो बोलूं तो न्यूज़ के अंदर, न्यूज़पेपर है तो उसके अंदर गुजरात समाचार, संदेश, दिव्य भास्कर, ये गुजराती भाषा के ये 3 बड़े अखबार थे। और सही बात इंग्लिश के अंदर टाइम्स और मिरर, मेरा। ये 2 अखबार, और डीएनए भी था, यानी 3 हाँ इंग्लिश और ये। हाँ। अब लास्ट 10 साल के अंदर एक नव गुजरात समय एक न्यूज़पेपर बढ़ा, और उसके सामने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चैनल्स थी उसके अंदर TV9, ईटीवी, जो पहले हैदराबाद से चलता है ईटीवी, और यहाँ GTPL, ये 3 ही ऑप्शन थे। पर उसके बाद तो GSTV आया, संदेश आया, और बहुत सारी चैनल्स जिन्होंने, और अच्छा जी आया, जो नेशनल चैनल्स है उन्होंने भी। तो उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी अब के स्टूडेंट, अब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ी है। पर बात वही आके अटकती है कि जो क्वालिटी, हाँ। जो जो आपकी जिसके अंदर मास्टरी है, कोई एक चीज को पकड़ के उसके अंदर मास्टरी हमको करना है, मास्टरी लेने के बाद हम दूसरे के अंदर हम जाएं। यानी कोई एक चीज की जिसके पास मास्टरी है उसकी वैल्यू 100% हो सकती है। जैसे कि आपकी राइटिंग स्किल है, या आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने की स्किल है, जैसे ये चित्र है तो इसकी एंकरिंग करने की स्किल है। तो सबकी अलग अलग प्रकार की स्किल्स होती है। तो एक स्किल के अंदर आपकी मास्टरी हो, या तो आपको ये एजुकेशन के जो 2 साल है उसके अंदर आपको फोकस करना है कि मुझे एंकरिंग करना है, या रिपोर्टिंग करना है, या रिसर्च करना है, तो उसके ऊपर की एक मास्टरी ले लें तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। पर जो आप सोचेंगे कि मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी, अब ये ऐसा समय कि ऑलराउंडर बनना कब है? ऑलराउंडर जब एक बार आप एंटर हो जाओ, बाद में ऑलराउंडर बन सकते हैं। पर आपको एंट्री पॉइंट के लिए तो आपको एक स्पेशलिटी वो होना जरूरी है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। बहुत यस सही बात कही शायर भाई आपने, क्योंकि फोकस रहना अभी बहुत जरूरी है। और जहां तक मैं अपनी एंकरिंग की बात करूं तो अगर मुझे सिर्फ टीपी ही रीड करना है तो ये कभी नहीं हो सकता है। एंकरिंग में मैं पिछले 5 सालों से हूँ, और मैंने बहुत तरीके से एंकरिंग की है वर्चुअल सेट्स पे, जहां पर हमको सिर्फ ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं, हम क्रोमा में खड़े होते हैं लेकिन हमको ग्राफिक्स जो मॉनिटर होता है वहां से देखना पड़ता है। तो वो सब सिंक इन अपने आप से करना होता है। जहां तक वर्क फ्रॉम होम हमने किया था वहां पर भी कुछ मॉनिटर घर पे नहीं रहता है, तो ये स्किल अपने आप में होनी चाहिए कि आप कैसे कोप अप करते हो बिना कोई मॉनिटर, या फिर बिना कोई ऐसा कोई एप्लीकेशन होता है जिससे आपको कोई भी मदद नहीं मिलती है, लेकिन ये अपने आप पर होता है। कई बार ऐसा हुआ है, पैनल प्रोड्यूसर मेरे साथ कांस्टेंट फोन पे होते हैं घर से जब मैं काम करती थी। तो अगर, क्योंकि पैनल प्रोड्यूसर के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, उनको विजुअल प्ले करने होते हैं, उनको कुछ और प्ले करना होता है, फोन लगाना होता है,
इस बीच में वो हमको कमांड देना भूल जाते हैं। ये हो सकता है क्योंकि ये ह्यूमन एरर है, तो ये अपनी जिम्मेदारी है, मतलब कि एंकर की जिम्मेदारी है कि ऑनर और अपना टाइमिंग देखकर उसको फायर करे कि अब मेरा टाइम हो गया, मुझे अब ये नेक्स्ट मैटर पढ़नी है। तो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर हम वर्चुअल की बात करें तो घर से बैठकर वर्चुअल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं जब स्टूडियो में जाती हूँ तो ग्रीन क्रोमा में हम काम करते हैं। सर ने भी हमको सिखाया था बहुत बार कॉलेज में। तो वहां पर मॉनिटर देखकर हमको चीट करते हुए, ताकि ऑडियंस को लगे नहीं कि हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उतने ही कॉन्फिडेंस से हमको ये डिलीवर करना होता है। तो ये एक सेल्फ इंटरेस्ट की बात है। अगर मैं छोड़ दूंगी कि नहीं इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऑनर बहुत खराब जाता है अगर आप उतना इंटरेस्ट से नहीं करते हैं। और दूसरी एक बात मैं ये भी एड ऑन करना चाहती हूँ कि कोविड-19 से क्या फर्क पड़ा है। सर आपने जैसे पूछा कि चेंजेस क्या है, तो मैं वीओ और जो रात के जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं प्राइम टाइम, उसमें पैकेजेस चलते हैं, सर्च रिसर्च वाले सब पैकेजेस चलते हैं। तो उसमें जो वीओ होता है, जहां तक उर्विन भाई भी मैं जो बोलूंगी उनसे सम्मत होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर हमको अभी मोबाइल पे पूरा जो पैकेज का वीओ होता है वो भेज देते हैं कॉपी। हम मोबाइल में रिकॉर्ड करके उनको वही मोबाइल रिकॉर्डर भेज देते हैं, वो सर्वर से डाउनलोड करके पूरा पैकेज रेडी करते हैं। ऐसे वर्क फ्रॉम होम होता है। तो इतना सब कुछ चेंज हो गया है, मतलब मैं अभी कहीं पर भी हूँ तो मुझे सिर्फ वो भेज देते हैं और मैं सिर्फ ये रिकॉर्डिंग भेजकर ये पूरा हमारा दिन निकालते हैं। और शिरीष सर ने भी मुझे एक क्वेश्चन पूछा है कि पूरे नेगेटिव दिन के लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये बहुत ही सही बात है। हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। कोविड-19 में ऐसा 1.5 महीना 2 महीना इतना प्रॉब्लम में गया, क्योंकि हेडेक रहता है पूरे दिन, इतने सारे न्यूज डिलीवर करो। तो प्राणायाम वगैरह तो जहां तक मेरी बात है मैं वो सब नहीं करती, लेकिन म्यूजिक इज द ओनली थिंग व्हिच कीप्स मी मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड, जिससे मैं अपने आप को पूरे दिन के लिए, नेगेटिव दिन के लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो कई सारे सवाल के जवाब मैंने अभी इसमें दे दिए। बहुत बढ़िया। यस उर्विन। हाँ, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने जो पूछा कि विद्यार्थियों को क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो अभी जो सब मीडिया जो चला रही है उसके रिलेटेड आपको ये देखना है कि लोग चला रहे हैं, कौन सा कंटेंट चला रहे हैं और उससे हमें क्या सीखना है, उसका एनालिसिस कीजिए आप। ताकि ये हो सकता है कि आप लोगों को अंदर की प्रोसेस ना समझ में आए, बट जब भी आप कुछ देखोगे तो पता चलेगा कि आप चला रहे हैं। क्योंकि हम लोग बेसिकली रिस्क के आधार पर एक कंटेंट डिसाइड करते हैं। बेसिकली न्यूज़ जो होता है वो इंफॉर्मेशन को तो हम कभी भी ट्वीट नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट का वो रूल होता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन को तो उसी हिसाब से रिले करेंगे, बट उसमें क्या पैकेजिंग करना है, कैसे दिखाना है, वो एक मेन चीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को डर लगना चाहिए कि घर पे बैठे हम लोग क्यों ऐसा दिखा रहे हैं। ऐसी लाइन चूज करनी चाहिए ताकि उनको घर पे बैठे बैठे भी लगे कि ये कुछ घबराने वाली बात नहीं है। उस हिसाब से एक कंटेंट डिसाइड करना है और उसको एक डिसाइड करके चलाना है। तो स्टूडेंट्स जो घर पे बैठे हैं वो लोग वही देखें कि कैसे चला रहे, क्या चला है, कौन सा नया कॉन्सेप्ट लाए हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि जब लॉकडाउन हुआ तब ऐसा हुआ था कि लोगों के मन में दुविधा थी कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। उसकी न्यूज आप सभी चैनल पे देखो, इंफॉर्मेशन पूरे दिन चल रही थी, बट कई जगह पे कंटेंट आउट ऑफ बॉक्स हो गया था। वो चला नहीं चला मुझे नहीं पता, उसका टीआरपी हमेशा हाई ही रहता है, बट फिर भी किसी ने अंताक्षरी भी ऑन एयर चलाई। तो क्या बेसिकली दिखाना चाहते थे पता नहीं, उनको टीआरपी मिला है ऑब्वियसली, बट एक कंटेंट न्यूज के रिलेटेड दिखाना बहुत जरूरी है और उससे हटना नहीं चाहिए किसी भी चैनल को। यस ये शायद सर मुझे एक चीज प्लस करनी है कि स्टूडेंट को अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखना है। हम जब जब स्टडी करके जब बाहर आए, जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे और न्यूज़ पढ़ते थे उसके अंदर, तो ऐसा लगता था कि ये कैसी जोरदार न्यूज़ है, इसको लाने वाला रिपोर्टर कैसा होगा, बराबर। तो वो एक उसके अंदर हम रहते थे कि वो तो यार वो कुछ अलग ग्रह के लोग होते हैं और हम उसके जैसा नहीं कर सकते। हाँ वो जो सोच है उसको हम उसके साथ हमको कॉम्पीट करना पड़ता है, हाँ
बराबर, क्योंकि जैसे वो गुजराती में कहावत है ना, एक बार तालाब में गिरोगे तो तैरना ऑटोमेटिक आ जाएगा। आ जाएगा। बराबर, तो बस ऐसे आप तालाब के अंदर तैरने की आप तैयारी रखो, तैरना ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस ये बहुत अर्ज बढ़िया, करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं यहाँ पर विद्यार्थियों के कुछ सवाल है तो लेंगे, अदरवाइज मेरा सवाल एक है ही। किसी का सवाल है विद्यार्थियों में से? सर यस, हिरल, सबसे पहले हिरल का सवाल लेते हैं। चित्रा दी ने मारो क्वेश्चन है। हिंदी में। हाय हिरल। यस। हाय। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब न्यूज में लाइव बैठे होते तो एक ही लाइन मिलती है कि इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास और इसके ही ऊपर 10 से 15 मिनट खींचना है हमें। तो ऐसा स्ट्रेच हम क्या क्या बोलकर कर। उसका बहुत, कनेक्शन इश्यू हाँ। है, लेकिन जो सवाल है ये है कि हम्म, आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपके पास और जब तक इन्फॉर्मेशन ना आए, जैसे ब्रेकिंग स्पेशली जब होते हैं और आपको सिर्फ 2 लाइन की समाचार मिलती है कि कहीं पर आग लगी है, बस उससे ज्यादा कुछ समाचार नहीं होते हैं, तो फिर भी विजुअल्स के साथ आपको काम करना होता है जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आती। तो उस Exactly. वक्त आप क्या करते हैं? बहुत सही पूछा। ये कई बार होता है हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक करने की आड़ में हमको सिर्फ एक ही लाइन दे देते हैं और सीधी एक ब्रेकिंग प्लेट चला देते हैं, तब थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन उसमें भी हम लोग ऐसा करते हैं कि जो विजुअल आए हैं, पहले तो हम विजुअल की वेट करते हैं जहां हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आग लगी है अहमदाबाद के किसी एक जी हिरल, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ हाँ, हमने आई तो गॉट योर क्वेश्चन समाप्त कर लिया और अब आंसर पर आ गए हैं। यस, हाँ हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल कहीं आग लगी है, सिर्फ इतना ही ब्रेकिंग हमको दिया है, तो पहले ब्रेकिंग की हम वेट करते हैं। ब्रेकिंग जब फ्लैश होता है एक लाइन बोल देते हैं, उसके बाद वी वेट फॉर विजुअल। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड के अंदर वो विजुअल टीवी स्क्रीन पर आ जाते हैं। वी फोकस ऑन द लोकेशन, कहाँ पर हुआ है। इफ इट्स अ फैक्ट्री तो वो क्या, कौन सी जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है या नहीं, ऐसा कुछ हम लोग अपने दिमाग से सोचकर अपना पूरा कैलकुलेशन लगाकर बोलते हैं। फिर अगर कुछ और भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मीनवाइल पीसीआर में से किसी को फोन लगाया जाता है कि अगर कोई ऑफिशियल का फोन लग जाए या फिर वहां जो रिपोर्टर है वो शायद रास्ते में हो, उतने में वो वहां पर पहुंच जाए, तो ये सब पैरेलली चलता रहता है। तब तक हमको होल्ड ऑन करना पड़ता है, ऑडियंस को भी ये सब दिखाना पड़ता है। कई बार भी ऐसा हुआ है कि ऑडियंस बोर हो जाती है, क्योंकि हमारे पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी लोकेशन और विजुअल देखकर हम अपने तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये जगह है। और फिर हम उसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं, जैसे कि पिछले 10-15 दिनों में ऐसे कई सिमिलर इंसिडेंट हुए हैं, उसको भी हम कमेंट्री में डाल देते हैं ताकि कुछ हम फिल कर सकते हैं और ऑडियंस को बोरियत ना हो। तब तक कोई फोनो लग जाता है या फिर हमारा रिपोर्टर वहां पहुंच जाता है। तो ऐसे हम ब्रेकिंग को लेते हैं जो सिर्फ सिंगल लाइन का होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट 10 या 15 मिनट पर उसी टॉपिक पे अपना बोलना होता है। एग्जैक्टली ये कई बार होता है, बट हम उसकी डिटेलिंग में चले जाते हैं। वहां विजुअल को देख के हमको पूरा खुद एनालिसिस करना होता है कि कितने लोग थे भाई, वहां से पुलिस थी या नहीं, क्या था, ये सब कुछ हमको उसी मोमेंट पे एनालाइज करना होता है और फिर हमको उसी मोमेंट पे डिलीवर भी करना होता है। तो ये बहुत डबल चैलेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास भी रॉ विजुअल आए होते हैं, हमने कहीं पहले नहीं देखे होते हैं, तो ऑनर ही हम उसको देखते हैं और फिर उसको खुद ही एनालाइज करके जब तक फोन लगता है या फिर रिपोर्टर वहां पहुंचते हैं, हम लोग अपने तरीके से फिर ले लेते हैं। थैंक यू। यस चित्रा, यहाँ पर मैं एक और चीज भी जोड़ना चाहता था कि जैसे आपने बताया कि हमें आगे पीछे की घटनाओं की भी खबर होनी चाहिए। एक मिथ बहुत बड़े पैमाने पर होता है कि एंकर बनने के लिए सिर्फ अच्छा दिखना और अच्छी तरीके से बोलना बहुत काफी है, उससे ज्यादा नहीं भी होगा तो चल जाएगा और बाकी तो हम स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, अच्छा अगर बोल सकते हैं या अच्छा दिख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये मिथ आप कैसे तोड़ना चाहेगी? आई अग्री टू दिस। बहुत सारों जब मैंने भी ये फील्ड ज्वाइन की थी, तब मैंने यही सोच के किया था कि कंटेंट अगर आपको पता है तो नो वन कैन स्टॉप यू। इसमें इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। लेकिन जब मैंने खुद एक्चुअल इस फील्ड में आके देखा, तो आई हैव सीन मेनी पीपल हु वर जस्ट थिंकिंग लाइक दिस कि हमको सिर्फ अच्छा दिखना है, विल रीड अ टीपी एंड दैट्स इट। ये बिल्कुल सही नहीं है।
आप दिखे कैसे या नहीं दिखे, अप टू सम पॉइंट ये कोई ऐसे लोग होते हैं जो इसको कंसिडर करते हैं, या फिर ऐसी मीडिया जो चैनल्स होती है, लेकिन जहां तक आपको कंटेंट के बारे में पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, तो ये लुक्स कोई काम का नहीं है। टीपी रीडर ही फिर हो जाते हैं। हालांकि टीपी रीडर के लिए मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ जो प्रॉम्प्टर होता है उसमें सिर्फ 4 शब्द जो होते हैं वो ही दिखाई देते हैं, वो भी पढ़ना उतने ही कॉन्फिडेंस से वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दोनों अलग अलग अपने अपने तरीके से ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। और ये अगर लुक्स की बात है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप में अगर नॉलेज है तो यू कैन गो लॉन्ग वे। वेरी नाइस। ऑर्लिंस, आपका सवाल था कुछ? यस सर, मेरा प्रश्न ये है कि इस पोस्ट कोविड-19 का जो ये पोस्ट कोविड-19 का जो एरा है, उसमें पत्रकारिता को ध्यान में रखते क्या चेंजेस आए? जैसे कि कुछ न्यूज़ होते हैं तो वो गवर्नमेंट को अगर हार्म करते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो या नहीं? मतलब टू शो दैट न्यूज़, और आपका क्या टेक है टू शो द पॉजिटिव न्यूज़ और द सम फैक्ट्स दैट माइट हार्म द गवर्नमेंट? सो उस पे आपकी राय जानना चाहता हूं। हाँ, मैं इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो सवाल शायद ये है कि क्या जब आप स्टोरी ब्रेक करते हैं, और स्पेशली जब स्टोरी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती है, एंटी गवर्नमेंट होती है, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को सरेंडर होते हो, या फिर आप अपना जो सच है उसको पकड़ के आगे चलते हैं? क्या टेक रहेगा आपका? हाँ, मैं बोलना चाहूँगा। यस उर्विन। बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है कि अभी कोविड, अगर लॉकडाउन की बात करें, कोरोना वायरस रिलेटेड न्यूज़ की बात करें, तो अभी कई ऐसे है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स के रिलेटेड थे, और उसमें हमें ऐसा दिखे कि हाँ, कहीं पे तैयारी में चूक रहे गवर्नमेंट से, कहीं पे कुछ लैप्सिस रहे मेडिकल ग्राउंड्स पे, हॉस्पिटल में लैप्सिस सब ने दिखा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट कहाँ भी हो, और वो बेसिक ख्याल नहीं आता है कि हमें उसके विरुद्ध जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ये एक जहाँ पे हमें गवर्नमेंट के साथ भी काम करना है, और अगर कहीं पे चूक रहती है तो वो दिखाना भी ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं तो एक्चुअली शेयर मार्केट चैनल से हूँ, फिर भी एज अ प्रोड्यूसर के दौर पे मैं ऐसा कॉल लूँगा अगर कोई मेरे पास से इंफॉर्मेशन आती है तो, कि मुझे दिखा नहीं है वो, फिर वो चाहे गवर्नमेंट को अच्छी लगे ना लगे, क्योंकि एक मेडिकल के ग्राउंड पे कोई भी आदमी अभी कोरोना वायरस के रिलेटेड नहीं है। मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, भले वो रिच हो पुअर हो, मानना है। और हॉस्पिटल के रिलेटेड भी आप देखिए तो मुंबई में 80 हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिए, 80% बेड ले लिए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से। और वो वाली स्टोरी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप लोग क्यों चार्ज कर रहे हो, वो चार्ज दे आर चार्जिंग 1 लाख पर डे पर बेड। तो उस हिसाब से वो भी स्टोरी हुई है, ऐसा नहीं है। और अब देखें तो सब जगह डिस्कशन भी वैसे ही हुए हैं, कहीं कहीं पे गवर्नमेंट की लैप्सिस है तो वो भी दिखाई दी है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले गौड़ा बेंगलोर गए थे, फ्लाइट हुई तो उन्होंने वहाँ पे बेंगलोर में रूल है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का, फिर भी उन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं किया अपने आप को, तो वो भी सबने चलाया, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाया है। तो एक गवर्नमेंट को जहाँ पे पॉजिटिव स्टोरी में सपोर्ट करना है वहाँ पे सपोर्ट भी कर, जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे दिखाना भी पड़ेगा। अच्छा, यही सवाल मैं शायर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं शायर के परिचय में एक बात बताना भूल गया था कि शायर को रिसेंटली कुछ महीनों पहले गुजरात मीडिया क्लब द्वारा मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया है रिपोर्टिंग के फील्ड के लिए, रिपोर्टिंग के काम के लिए। तो ऐसे में जब आपको एक और से मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित भी किया जाता है, और कई बार आपको ये भी करना पड़ता है कि गवर्नमेंट की ही कोई स्टोरी ब्रेक करनी होती है जहाँ पर ठीक से काम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट ठीक से काम नहीं कर रहा है, उस वक्त आपकी क्या हालत होती है, किस तरह से आप काम करते हैं? सर इसमें 2 बातें हैं। पहला कि स्टोरी लाना और स्टोरी चलाना। स्टोरी लाना और चलाना इन दोनों में फर्क है।
हम रिपोर्टर हैं तो हमारा धर्म स्टोरी लाना है। वो गवर्नमेंट के सामने की भी हो सकती है या उसको फेवर करने वाली भी हो सकती है। तो अभी जो स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन किया कि हमको कैसे फेस करना है, मैं तो बस एकदम सिंप्लीफाई ये करता हूँ कि हमको स्टोरी जो भी है उसको सबमिट करना है। फिर उसको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा तो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, और प्रिंट वाला होगा तो वो छापेगा, वो एडिटर पे छोड़ देना चाहिए। पर हमारा धर्म उसको ला के रखना है। अब जो प्रेशर की बात है, तो प्रेशर के बिगड़ तो कुछ है ही नहीं। प्रेशर तो आए तो ही आप समझो कि आप सक्सेस हैं। जो प्रेशर आपकी कोई स्टोरी करो और किसी का फोन ही ना आए तो वो स्टोरी फेल है। मैं ये सोचता हूँ कि कोई आप स्टोरी करें और उसका कोई रिस्पॉन्स भी ना आए, और उससे भी अच्छे रिस्पॉन्स की जगह गलत रिस्पॉन्स आना चाहिए। कोई आपकी स्टोरी पढ़ के तो ऐसे बौखला जाए तो आपको समझना चाहिए कि ये स्टोरी आपकी सबसे पावरफुल है। और जो आपको प्रतिक्रिया ही ना मिले तो आप समझो कि जैसे कि ये दमन वाली स्टोरी है, तो जितने लोगों ने अच्छी स्टोरी बताई उतने लोगों ने खराब भी बताई कि यार आप स्वदेशी करके ये किसको, ये हमारी चीज है, स्वदेशी है, उसको आप गलत कैसे बता रही है, आप गलत किया है। तो उनको भी सुनना पड़ता है, क्योंकि वो जो एक बार तीर निकल जाए उसको हम वापिस नहीं खींच सकते, वापस नहीं ले सकते। तब आप उसको सुनना ही पड़ेगा। आप सुनो, फिर आप अपने हिसाब से तय करो। यानी रिपोर्टर के हिसाब से हमको तो सिर्फ स्टोरी लाने का ही धर्म है, वो छापना नहीं छापना। पर एक बात है, आप स्टोरी लाओ, वो भले छपे ना छपे, पर वो किसी ना किसी जगह पे उसकी नोंद ली जाती है। हाँ। आप जैसे कि स्टोरी लाओ और वो स्टोरी नहीं छपी है, तो कम से कम आपके एडिटर को पता ही है कि हाँ शायर ने वो स्टोरी लाई थी, पर हमने वो छापी नहीं है, पर कल गुजरात समाचार और संदेश ने छापी है। यानी वो एक जगह पे तो नोटिस हो रही है। बराबर, वो भले वो पब्लिकली नोटिस नहीं हो रही है, पर ये एक काम होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में मैं हमारे साथ जुड़े विद्यार्थियों को बताऊं कि शायर ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि एग्जिस्टिंग वीसी जो होते हैं उनको भी अपने पद से हट जाना पड़े, ऐसे ब्रेकिंग दिए हैं। और गुजरात यूनिवर्सिटी के वीसी को सिर्फ और सिर्फ शायर के एक रिपोर्ट की वजह से, जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, उसकी वजह से वीसी को रेजिग्नेशन देकर अपनी पोस्ट पर से हटना पड़े, ऐसे ब्रेकिंग शायर ने किए हैं। IRCTC के रेलवे बुकिंग के ऐसे ब्रेकिंग किए हैं जो हम किसी को पता नहीं चल सकते। IRCTC बुकिंग से सिर्फ कुछ सेकंड पहले एजेंट के बुकिंग खुल जाते हैं और एजेंट अपना बुकिंग कर लेते हैं। इसमें रोज का लाखों का ट्रांजैक्शन होता है, रोज का लाखों का हेरफेर होता है। ये पूरे वेस्टर्न रेलवे डिपार्टमेंट में ये हो रहा था, और शायर ने डिपार्टमेंट के तह तक जाकर ये चीज़ों को ढूंढ कर निकाला है, और उन इन्वेस्टिगेशन को विथ ऑल प्रूफ्स उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने तो कई सारे ब्रेकिंग दिए हैं। मैं लगातार 10 साल से उनके ब्रेकिंग पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में। तो मुझे भी कई बार ये होता है कि इतनी हिम्मत और मशक्कत कैसे कर लेता है एक इंसान कि डिपार्टमेंट के पीछे पड़ के, उनके अंदर घुस के। मैं इस सवाल पर भी आना चाहूँगा, शायद कई बार ये भी होता है कि आप लगातार सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर आपको दोस्त भी बनाने पड़ते होंगे, तभी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने जिसको दोस्त बनाया है उसी के सामने कभी कुछ इन्फॉर्मेशन आई, या उसी की कुछ चूक हो गई है और आपको रिपोर्टिंग फाइल करनी आई, या इस तरह का कोई केसेस सामने आता है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं ये सारी चीजें? ऐसी ऐसी कंडीशन रोज आती है, क्योंकि आप कोई भी स्टोरी लिखेंगे तो वो किसी ना किसी को डैमेज करेगी या किसी को बेनिफिट करवाएगी। यानी कोई भी स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी भी होगी, वो किसी को बेनिफिट कराएगी। जैसे लास्ट मेरी जो प्रज्ञा चक्षु वाली एक स्टोरी थी, जिसके अंदर 45 ब्लाइंड लोग जो पालड़ी के अंदर लॉकडाउन के अंदर फंसे हुए थे, वो 45 दिनों से 50 दिनों से घर नहीं जा पा रहे थे। तो हमने स्टोरी में ऐसा लिखा कि तंत्र उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है, बराबर, वो करके। पर हमारी स्टोरी आई, वो उन लोगों ने कहा कि हम कलेक्टर को मिलते हैं या CM को लिखते हैं तो उसका सॉल्यूशन आएगा। तो मैंने कहा इससे सॉल्यूशन नहीं आएगा, एक बार मुझे लिखने दो, मैं लिखूंगा, वो सभी लोग आपका कांटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फोन अहमदाबाद के मेयर का ही फोन आया था। अहमदाबाद के मेयर का फोन किया, आपने ये तंत्र मदद नहीं करती ऐसा लिखा है, पर हम तो मदद करते हैं, ये लोग तो खाना मांगते हैं और पैसा मांगते हैं। तो मैंने कहा आपने मदद की, पर वो दूसरी बात है। पर उसकी जगह गांधीनगर से भी फोन आए और
कलेक्टर ऑफिस में से फोन आए और सबने मदद की और 2 दिन के अंदर सभी को घर रवाना कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट को, ये बीजल बैंक को ऐसा लगा कि ये हमारे विरोध की स्टोरी लगी, पर वो 45 लोगों के लिए तो फायदे की है। यानी कोई भी स्टोरी है तो अब आपने हेल्थ वाली बताया कि सिविल में जा रहे हैं तो आपके सैकड़ों दोस्त रहते हैं। एक डिपार्टमेंट के बारे में आप लिखेंगे तो उसका जो एचओडी होगा उसके ऊपर ही सीधी उंगली, सरकार उसको ही उंगली तानेगी कि भाई आपके डिपार्टमेंट में ऐसा, वो अपना कहीं ना कहीं दोस्त भी हो सकता है। पर आपको आपकी छवि ऐसी बनानी रहती है भी, आप उसे कब इस कंडीशन को फेस कर सकते हैं जो आप ऐसी छवि बनाएं कि ये आदमी सच के साथ है। जो आपकी फील्ड के अंदर ऐसी जो छवि बन गई तो आपके बारे में, आपके आगे ये कंडीशन नहीं होगी। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि यार वो बंदा क्या सोचेगा, पर मेरे तो बहुत ऐसे हुआ है कि आज मैंने आपके विरुद्ध में स्टोरी लिखी, यानी आपके विरुद्ध में नहीं लिखी, आपके डिपार्टमेंट के बारे में लिखी है, पर उसके जिम्मेदार तो आप ही हैं, पर मैंने आपका नहीं लिखा, पर आपके डिपार्टमेंट लिखा है। फिर दूसरे दिन मैं आपके साथ ही बैठ रहा हूँ, आप मुझे चाय भी पिला रहे हैं, ऐसा भी बनता है। तो आपको आपकी छवि जो है उसको उस प्रकार से बनानी पड़ती है कि ये आदमी बिल्कुल न्यूट्रल है, ये सही को सही कहने वाला है और गलत को गलत कहने वाला है। और सबसे जो बेसिक बात है जो मैं समझा हूँ 10 साल के अंदर, कि मुझे जो जो क्षेत्र में रिपोर्टिंग मिला उस क्षेत्र को मैंने अपना समझा। मतलब कि जैसे मैंने हेल्थ बीट मैंने आखिरी 6 साल से करता था, तो उसमें मैंने पेशेंट को अपनी जगह पे खड़ा रह के मैं देखता हूँ कि पेशेंट को जो दर्द हो रहा है वो दर्द जो मुझे हो तो मैं क्या करूँगा। वैसे ही रेलवे का रिपोर्टिंग करूंगा तो मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और जो वीआईपी बंदा है 200 रुपया ज्यादा दे के अपना टिकट कंफर्म करवा रहा है और मैं सुबह 4 बजे से खड़ा हूँ और तो भी मेरा कंफर्म नहीं हो रहा है, तो मैं ये उस समय में एक पैसेंजर के हिसाब से मैं सोच के ये करता हूँ। कलेक्टर ऑफिस में जाऊंगा तो कलेक्टर ऑफिस में जो लाइन लगी हुई है जो सर्टिफिकेट लेने के लिए, तब मैं सोचूंगा इतना धूप है और वहां पे मैं खड़ा हूँ तो मेरी क्या कंडीशन रहेगी। तो सिर्फ इतना सोचे ना कि बस उस जो पीड़ित है उसके स्थान पे अपने को खुद को ला के रख दें, तो वो स्टोरी ऑटोमेटिक ही इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारी एक विद्यार्थिनी पूजा है, वो प्रश्न पूछना चाहती है, ओपन टू ऑल है, जो भी जवाब देना चाहे। सर, हाउ डू यू थिंक द गवर्नमेंट इज हैंडलिंग द प्रेशर ऑफ फेल्ड वेंटिलेटर्स, इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस एंड स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड? तो गवर्नमेंट कैसे हैंडल कर रही है, आप क्या मानते हैं फेल्ड वेंटिलेटर्स के बारे में? मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, आप जवाब दीजिए क्योंकि हेल्थ रिलेटेड है तो यस। अब ये स्टोरी 17 तारीख को ब्रेक हुई थी और आज 27 तारीख हुई है। हाँ, 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन में गवर्नमेंट ने पूरा कोशिश किया है कि इस मुद्दे को बंद किया जाए कैसे भी करके, पर तो भी ये मुद्दा बंद नहीं हो रहा है। इसके मतलब इसके अंदर बिल्कुल तथ्य है, बराबर। सभी कोई एक आदमी मूर्ख हो सकता है या एक आदमी गलती कर सकता है, पर सभी तो गलती नहीं कर सकते, बराबर। मैंने ये स्टोरी करी, बाद में तमाम प्रिंट मीडिया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सब ने उसको रिपोर्ट को किया, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ तथ्य है। तो ये बात है। अब उसके लिए नितिन पटेल 2-3 बार आ चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। एक बार जयंती रवि ने तो सिर्फ 1.5 घंटा, 1 घंटा और 45 मिनट सिर्फ धमन के ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसी पत्रकार ने ऐसा पूछा कि सर मैम मुझे ये आंकड़ों के बारे में पूछना है, तो जयंती रवि ने ऑन स्क्रीन मना कर दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि ये प्रेस मात्र धमन के लिए है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हम अटेंड नहीं करेंगे। यानी ये सीरियस है, पर ये इतना करने के बाद, यानी पूरा गवर्नमेंट सिस्टम इसको बचाव करने में लग गया, तो भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है। लोगों को जो भरोसा इसके ऊपर से उठा है उसको ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एंड जस्टिफिकेशन जो देना होता है वो, यानी मैं आपको कोई बात करूं और आप उस बात से कन्विंस हो, ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से बात नहीं हो पा रही, क्योंकि ये एक पहले से ही जैसे ये प्राइमरी साधन था और उसको आपने वेंटिलेटर नाम दे दिया। डॉक्टर तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये वेंटिलेटर है ही नहीं, ये सिर्फ एयर ब्लोअर है, लाइफ सपोर्टिंग है। मुझे सबसे पहला जब मेरे जो सोर्सेस है उन्होंने बताया, सबसे पहला जो वेंटिलेटर सिविल के अंदर लगा था उसके ऊपर सबसे पहला पेशेंट जिसको उसके ऊपर लगाया था
वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर उस पेशेंट की हालत खराब होने लगी थी। यानी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उस वेंटिलेटर का पता चल गया था कि ये सक्सेस नहीं है। उस दिन से सब डॉक्टर के अंदर तो वो थे, पर बोलेगा कौन? वो बिलाड़ी ना गड़ा में घंट कौन बात है। हाँ, वैसे यानी कौन बोलेगा? तो सही बात है। बस ऐसी स्थिति होगी और इतने लोग मरे। यानी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इतने सभी लोग जो मरे वो सभी इस दमन इसकी के वजह से, कारण मरेंगे, हाँ सही बात है। पर मैं ये बोलता हूँ एक आदमी भी मरा होगा ना, हाँ, तो भी जिम्मेदारी तो बनती है। जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की बनती है। क्योंकि सही इसके बात। लिए ऐसा नहीं है कि 100 लोग मरने जरूरी है। एक आदमी मरा है तो भी उतना ही गुनाह है, और 100 मरे तो भी इतना ही गुनाह है। हाँ, बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों में से और कोई सवाल किसी का? बढ़िया, मुझे लगते हैं सारे मुद्दे हमने यहाँ पर कवर किए हैं। वाइंड अप लाइन में अगर तीनों आप कुछ कहना चाहे, तो विद्यार्थियों को कुछ सूचना या कुछ सीख देना चाहे, तो एक एक वाइंड अप लाइन तीनों के पास से ले लेते हैं, 1-1 मिनट की छोटी छोटी, और फिर समाप्त करते हैं हमारा कार्यक्रम। उर्विन से शुरू करते हैं। सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सबको कि आपके पास काफी अच्छे, ये टाइम बहुत अच्छा टाइम मिला है आप सबको, हम सबको भी मिला था और आप सबको मिला है, तो उसका अच्छे से यूजफुल कीजिए। आप जो भी स्टडीज रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कंटेंट एनालिसिस हो या तो खुद के रिलेटेड कुछ पढ़ना हो, तो वो आप पढ़िए और उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। गुड लक। बहुत बढ़िया। यस चित्रा। अभी जो स्टूडेंट्स है और जो भी पास आउट्स होने वाले हैं, उनको मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि पोस्ट कोविड सिचुएशन यही होगी कि डिजिटल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो जो हमने सोचा भी नहीं था, अब सब कुछ डिजिटल जा रहा है। डिबेट भी अगर हम करते तो वो भी डिजिटल से करते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले समय में दिखाई दे रही है। तो अगर इफ यू आर थिंकिंग टू परस्यू दिस लाइन, तो आप डिजिटल में ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करें, और हो सके उतना जो अभी टेक्नोलॉजी है उससे यूज टू हो जाए, ताकि आगे वाला जो पोस्ट कोविड का सिचुएशन होगा उसमें आपको बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। क्योंकि अब ये पूरा जा रहा है डिजिटल पर, तो ये चेंज है, इसकी शुरुआत है, उसमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भले ये बहुत बुरा वक्त जरूर है, लेकिन इसमें भी हम अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड स्टे सेफ फ्रॉम मी। थैंक यू। शायर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस चित्रा ने डिजिटल के ऊपर भार रखा है, पर मैं प्रिंट का बंदा हूँ तो प्रिंट पे भार रखूंगा। प्रिंट जब हम पढ़ते थे तब ऐसी बात थी कि प्रिंट अब आने वाले 5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, उसका भविष्य नहीं है। पर मैं ये 10 साल से सुन रहा हूँ, और अभी भी सुन ही रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये कोविड जैसी स्थिति में सबने बताया कि इस पेपर से भी वायरस फैलता है, तो फिर न्यूज़पेपर वालों ने वो कैंपेन चलाया कि पेपर से नहीं फैलता है। भले सरकार बोले कि नोट से फैल रहा है, जो हाँ, हमारी जो करेंसी उससे फैल रहा है, करेंसी नोट से पर फैल रहा न्यूज़पेपर से नहीं है। फैलता है। इसलिए जिसको न्यूज़पेपर के अंदर आना है तो आगे है, अपॉर्चुनिटी है। पर मैंने पहले बताया कि जो आपकी एक स्किल एक डेवलप करनी होगी, उस स्किल डेवलप जो करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और ये हमारे पास ये अच्छा समय है, तो उसका हमें सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे एल्यूमनाई आज हमारे साथ जुड़े, और बहुत अच्छा संवाद विद्यार्थियों के साथ और दर्शकों के साथ रहा हमारा। ऐसे ही हमारे एल्यूमनाइज और फील्ड एक्सपर्ट को लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।